We invite Mr. Sudhir Singh, a well-known and respected teacher at St. Mary's High School ICSE. His unique style of teaching and interactive session with his students have made him a very memorable role model. He has been a part of many collaborative projects that have benefited the country and contributed largely to the society. We are very excited to have him as the first guest of a series of interviews. Thank you so for being here with us today. How are you doing? बढ़िया, सब चीज अच्छा चल रहा है। देश के विकास में एक योगदान एक शिक्षक का हो, यही हमारा भी लक्ष्य है। Thank you, sir. So, with your permission, can we begin the interview? यस। Okay. So, my first question to you is, what inspired you to become a teacher? विद्यार्थी जब मैं जब स्टूडेंट था तो मैं भारतीय सेना का सिपाही बनना चाहता था। इसलिए विद्यार्थी काल में ही मैं जब एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी करते समय मेरे अंदर काफी अनुशासन, डिसिप्लिन, देश के प्रति भक्ति की भावना आई। तो एनसीसी की ट्रेनिंग लेने के बाद में मैंने ये सोचा, तय कर लिया था कि अब मैं भारत माँ की सेवा करूंगा। ऐसी कई कहानियां सुनी थी जिन्होंने देश के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन काल ऐसा बदला, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि मैं एक सैनिक नहीं बन पाया। तो फिर मैंने ये तय कर लिया, चलो कुछ और ही किया जाए, देश का नया निर्माण किया जाए। देश का नया निर्माण करने के लिए फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं सैनिक नहीं बन सका और मैं देश की सेवा बॉर्डर पे जाकर के मैं नहीं कर पाया, तो मैं देश के अंदर रह करके देश की सेवा करूंगा और मैं नए सैनिक पैदा करूंगा। इसीलिए मैंने शिक्षक का जीवन चुना। मैं एक शिक्षक बना और मैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना का बीज बोया और कई विद्यार्थी मेरे सैनिक बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, पायलट बने हैं। तो जो मेरा एम था वो पूरा मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, शिक्षक के तौर पे कर रहा हूँ। शुक्रिया सर। अगला सवाल, for how many years have you been teaching in the ICSE curriculum? What changes have you observed in the curriculum? What changes would you propose? देखिए, मैं आईसीएसई पाठ्यक्रम लगभग 15 सालों से सिखा रहा हूँ। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, काफी सरल बना दिया, काफी इजी बना दिया गया है। हिंदी के लेखकों, राइटरों की रचना देने के बजाय अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करके विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। बल्कि जो हिंदी में लेखक थे या कविताएं लिखे, कहानियां लिखे, गद्यांश लिखे, उसमें क्या था, आपके अंदर भावनात्मक विकास होता था, प्रेरणा आती थी, एक शिक्षाप्रद होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद होता है वो सिर्फ आपके अंदर क्या लाता है कि जानकारी लाती है। जानकारी तो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो भावनात्मक विकास प्राचीन काल से ही हिंदी में विकास किया है। हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जिसने पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाई, चाहे आर्यभट्ट रहे हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी रहे हो, चाहे गौतम बुद्ध रहे हो, उनके काल की रचनाएं आपको या संस्कृति या हिंदी में मिलेगी। उसको पढ़ करके हम जो विकास कर सकते थे, तो मेरा मानना है कि उनकी जो वास्तविक रचना थी हिंदी में और हमारे देश के अलग अलग राज्यों के मातृभाषा में, उसमें प्रस्तुत किया जाए, जिसको पढ़ने के बाद में काफी किया जा सकता है। लेकिन आजकल हमने क्या किया है, पाश्चात्य संस्कृति मतलब वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। अब उनकी जानकारियां हम दे रहे हैं, पहले तो हम अपने देश की ही जानकारियां दे दे, वही बड़ी बात हो जाएगी। सर, आप जो कह रहे हैं वो न्यूज़ में ऐसा आया था ना कि अभी से हर एक स्टेट में, मतलब 2 साल में हर एक स्टेट में शिक्षक अभी शिक्षण उनकी मातृभाषा में ही होएगा जो भूमि है, या ये सच है कि नहीं? नहीं, ये सच है। देखिए, ये है, आप
हमारा देश वह देश है जिसने शून्य का, जीरो का आविष्कार किया। हमारा देश वह देश है जो डेसिमल, जो दशमलव का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने बता दिया था सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होगा। हमें इतने सालों बाद याद आ रहा है कि हमें अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। आज चीन को देख लो, जापान को देख लो, इन देशों ने क्या किया, अपनी मातृभाषा में ही का प्रयोग करके आज विकास की चरम सीमा पर पहुंच गए। हमें इतना तेज जागना पड़ेगा, और हमारे देश के अंदर ही हमारे लोग विरोध करते हैं। देश वही विकसित हो सकता है जो अपनी भाषा में विकास करे। वो तो होने वाला है ना, जब होगा तो ठीक है। करना है, सोचना नहीं है। हमने सोचने में 75 साल निकाल दिए, और हमसे बाद में आजाद हुआ देश हमसे ज्यादा आगे बढ़ गया। जी सर, शुक्रिया। अगला सवाल, what social work do you do exactly? आप क्या करते हैं सोशल वर्क? सोशल वर्क में देखिए कैसा है, मेरे सामने अगर कोई सामाजिक ऐसा कोई विषय जैसे प्रदूषण का हो गया, या किसी के साथ कोई भेदभाव हो, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं मनुष्य हूं, मानव हूं, तो मानवता का गुण मेरे अंदर होना चाहिए। और मैं थोड़ा फ्रीडम फाइटर थॉट का व्यक्ति हूं, भगत सिंह जैसे थॉट का व्यक्ति। मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं ये सोचता हूं कि हमारे देश के आजादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने अपने बलिदान दिए। तो उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हमारे समाज की जो बुराइयां उसको दूर करने के लिए मैंने, जैसे प्रदूषण के ऊपर मैंने सबसे बड़ा मुहिम छेड़ा था। और उसमें सबसे पहले मैंने एवरेस्ट मसाला कंपनी, आपको मालूम होगा, बहुत प्रसिद्ध कंपनी है वो, उसके द्वारा काफी बड़ा प्रदूषण हो रहा था। और जिन बस्तियों में इसका प्रदूषण फैलता था वो काफी गरीब बस्ती थी। वहां के लोग विरोध करते थे, लेकिन उनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती थी। और कुछ लोग पहुंचाने का रास्ता भी बनाते थे, लेकिन क्या रिश्वत वगैरह लेकर के रुक जाते थे। तो फिर मैंने खुद महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लिखित कंप्लेन किया, शिकायत की। उसके बाद महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जाकर के मैं खुद इंस्पेक्शन कराया, निरीक्षण कराया, सब जांच कराई, रिपोर्ट बनवाई। और एमपीसीबी मतलब महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाकर के बैठ करके उनके ऊपर कार्रवाई करवाई, उनकी कंपनी बंद करवाई। और कंपनी बंद कराने के बाद में मैंने वही शर्त रखी थी, कंपनी उसी समय चालू होगी जब तक ये प्रदूषण कंट्रोल नहीं होगा। उस कंपनी ने करोड़ रुपया खर्च करके फिर नई मशीनरी मंगाई जिससे प्रदूषण कम हो, क्योंकि उस प्रदूषण का असर गरीबों पर बहुत बुरा असर पड़ा। सांस लेने में दिक्कत होती थी, त्वचा की बीमारी होती थी। और जिस जगह ये कंपनी थी वो मेन सड़क पे थी, उसकी वजह से क्या होता था, कोई भी आदमी आता जाता था गाड़ियां वगैरह लेकर के, तो छींकता था वो मसाले के स्मेल से। तो कई बार दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट वगैरह हुई थी। तो मैंने वो मूवमेंट करके, प्रोटेस्ट करके, मैंने आंदोलन भी किया, धमकी भी दिया, पुलिस स्टेशन में भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, सभी जगह लिखित शिकायत करके लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना। और उसके अंदर मुझे मीडिया ने काफी बड़ा सराहा, काफी तारीफ किया, और उनकी मदद की वजह से वो कार्य मैंने पूरा किया। उसी प्रकार गोदरेज प्लांट विक्रोली में है, उसके वजह से भी प्रदूषण हो रही थी, काफी मिट्टी वगैरह उड़ना, प्रदूषण हो रहा था। प्लस वो अपनी कंपनी का वेस्टेज जो चीजें होता था वो ग्रीनरी जगह पे फेंकते थे जहां हरियाली रहती थी। उससे वजह से क्या होता था, जो नए पेड़ पौधे उगते थे वो खत्म हो जाते थे। उसके खिलाफ भी मैंने शिकायत करके उनकी कंपनी को काफी लंबे समय तक मैंने बंद रखाया था। मेरा लक्ष्य एक ही था, किसी कंपनी को बंद कराना मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य था प्रदूषण को दूर करना और सरकार द्वारा दिए हुए नियम को पालन करना। मैं ये नहीं चाहता हूं कि उस कंपनी में जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उनकी रोजगार पे कुछ लगे। मेरा मानना है कि एक शुद्ध वातावरण का आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने वो सब कार्य करके थोड़ा प्रदूषण को कंट्रोल करने की किया। इस संसार में तो बहुत बड़ा प्रदूषण की समस्या है। आप लोग अगर देखोगे पेरिस समिट भी उसी के लिए हुआ था, पूरा दुनिया उसके लिए मीटिंग कर रही है। सिर्फ मीटिंग करने से काम नहीं होगा, उसके लिए कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा।
सर आपने जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद नहीं बट प्रदूषण कम करवाने का लक्ष्य चालू किया, आपको जब जब एकदम इनिशियली आपको क्या लगा कि ऐसा हो सकता है? क्या क्या आपका आपका क्या फीलिंग्स थे, आपके क्या विचार थे उस कंपनी पे कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, और आप कैसे कर पाए ये बिकॉज बहुत बड़ी बात है कि आपने लाइक 2 प्लांट बंद करवाए, पोल्यूशन कम करवाया, एक एवरेस्ट कंपनी को बंद करवाया। तो आपके क्या विचार थे स्टार्टिंग में, और एंड में वो कैसे विचार बदले, आपके फीलिंग्स कैसे बदले, हम वो जानना चाहते देखिए क्या होता है, जब मैं उस बस्ती में गया जहां ये प्रदूषण हो रहा था, उसका जब बूढ़े लोगों पे और बच्चे लोगों पे जो असर पड़ रहा था, बूढ़े और बच्चों पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था। अब जो 60 साल के ऊपर हो जाते थे और जो बच्चे पैदा होते थे उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता था। अब वो बस्ती के लोग कहाँ जा सकते हैं, जिनको अपने 2 समय का पेट पालना बड़ा मुश्किल होता था, वो घर छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते थे। तो उनकी परिस्थितियों को देख करके मेरे अंदर जो बगावत, एक बोले तो एक गुस्सा आया कि हमारा देश आजाद होने के बाद में भी कुछ चीजों से गुलाम है। गुलाम कहने का मतलब यह है कि जो सरकारी तंत्र है, मिशनरी है, गवर्नमेंट की मिशनरी, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैं परिवर्तन ला के रहूंगा, चाहे उसके लिए कोई भी मुझे अपनी कीमत देनी पड़े। तो मैंने उसके लिए ही बहुत से पढ़े लिखे लोगों की मदद ली और मैंने पुलिस की भी मदद ली, मैंने उनको भी लिखित शिकायत दी और फिर मैंने एमपीसीबी में जा करके डिबेट करना, अधिकारियों के साथ में मैं इंस्पेक्शन में स्वतः जाके करता था, क्योंकि वो जाकर के इंटरनल क्या रिश्वत ले ले या ये कर ले, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। मेरे सामने मैं अंदर जाकर के हर एक चीज बारीकी से चीजों पर उनके इंस्पेक्शन कराता था। इंस्पेक्शन कराने के बाद में मैं वहां के आईएएस अधिकारियों तक मैं जाकर के बैठा हूं। काफी लंबा समय लगा, लेकिन इतना याद रखिए, आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए और कुछ बलिदान देना भी पड़े तो देने के लिए मैं तैयार था, क्योंकि ये देश जो है हमारा बलिदान से ही चल रहा है। मैंने संघर्ष किया, सरकारी तंत्र को जगाया और उनको उनके कर्तव्य की दुहाई दी। उनको बताया कि आप एक गवर्नमेंट पोस्ट लेने के पहले आपने कसम खाई थी कि मैं जो भी कार्य करूंगा जनता की सेवा के लिए करूंगा, जनता को दुख नहीं पहुंचाने के लिए। उसमें सराहा गया, काफी लोगों ने मुझे मदद किया, मीडिया ने काफी मदद किया, तो ये कार्य पूरा हो चुका। देखिए मुझे डरना नहीं, मैं कहता हूं ना, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं चलते रहूंगा। जो भी संघर्ष आए मैं उसका सामना जरूर करूंगा। इस दौरान आपको, आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम क्या हुई होगी? देखो इस समय समस्या सबसे बड़ी बात थी कि शिकायत कई बार सरकारी ऑफिसेस में गई थी और सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जनता का विश्वास जीतना। क्योंकि जब मैं बस्ती में जाकर के इसकी जानकारी ले रहा था तो बस्ती को लोगों को लगा नहीं कि ये आदमी हमारी मदद करेगा। इससे पहले भी मुझसे भी पहले भी कई लोग गए थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, जो भी कारण हो, रिश्वत ले लिए हो, जो भी कारण हो, या इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ना मतलब क्या होता है, बहुत समस्याओं को इनविटेशन देना होता है। तो पहली बात उनका विश्वास जीतना। दूसरी बात, सरकारी मिशनरी जो थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो थी, उनमें भी शिकायत गई थी और ऐसे आलसी लोगों को जगाना और इनको लेकर के आकर के काम कराना वो सबसे बड़ी समस्या थी। 1-2 बार चक्कर लगाने के बाद नहीं हुई, वहां जाकर के काफी विवाद करना पड़ा, लड़ाई झगड़े करने के मौके हो गए, वहां बैठना पड़ गया कि जब तक आप नहीं चलोगे, जब तक इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं होगा, मैं नहीं मानूंगा। वहां बड़े से बड़े रीजन, मुझे कोई, मैं सिर्फ एक ऑफिस को नहीं दरवाजा खटखटाया हूं, मैं कई ऑफिसेस गया हूं और मैंने आंदोलन की, प्रोटेस्ट की धमकी दी
उसके लिए भी मैंने तैयारी कर ली, तब जाकर के सरकारी तंत्र जागी और फिर जाकर के मुझे मदद मिली। तो लोगों का विश्वास जीतना और ये जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको जगा करके काम कराना, ये सबसे बड़ा बाधाएं थी मेरे रास्ते में। शुक्रिया सर। आखिरी में व्हाट इज द वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप हम जो यंगर जनरेशन है, जो यूथ है, जो आप हमको देना चाहेंगे अगर हमको आप जैसा कोई काम करना होगा, आपको एक पीस ऑफ एडवाइस अगर देना होगा तो वो क्या होगा? देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है, न मैं हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न मैं सिख हूं, न मैं ईसाई हूं, मैं सिर्फ एक भारतीय हूं। इस भारत देश को आजाद कराने में सभी धर्मों ने अपना योगदान दिया है। धर्म से मेरा तात्पर्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं होता। धर्म से मेरा तात्पर्य होता है मानवता से, कर्तव्य से, ड्यूटीज से। सभी विद्यार्थी अपने अंदर मानवता लाएं, और विद्यार्थी है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, अगर इस देश को बदलना है, अगर इस देश को बदलना है तो युवा और विद्यार्थी ही बदल सकते हैं। हमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमने जो हमारा देश का जो सपना देखे थे, हमने विश्व गुरु का, प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता। हमारा देश ही हमारे देश का धर्म ही, धर्म मतलब मानवता ही पूरे विश्व ने अपनाया। चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका सब ने अपनाया। हमारे देश के विद्यार्थी पूरी दुनिया में जाकर के अपनी ज्ञान फैला रहे हैं। हमारा देश वो है जो इस संसार को दया और दिशा दिखाता है। तो मैं चाहता हूं विद्यार्थी अपने अंदर यही भावना रखें, स्वामी विवेकानंद जी जैसा, भगत सिंह जैसा, अब्दुल कलाम जी जैसा। अब्दुल कलाम जी ने जो कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं विद्यार्थी अपने अंदर ये सभी गुणधर्म अपनाएं और अपने देश के लिए अब कोई भी कार्य करते समय ये देखे कि इसके मेरे देश के लिए क्या असर पड़ेगा। हमारा ये देश है, बलिदान का देश है। सिर्फ हमें अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो पशु के समान है। हमें सोचना नहीं, हमें करना है, और ये कार्य विद्यार्थी कर सकते हैं। क्योंकि आजादी के दिलाने में विद्यार्थी का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आप सच्चे मन से, कर्तव्य से, आप अगर विद्यार्थी हो तो समय ज्ञान ग्रहण करो, और ज्ञान ग्रहण करने के बाद में जो भी आपको कर्तव्य मिले, चाहे जिस पेशा में भी रहो, ईमानदारी से काम करो। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर आपको अपना बलि भी चढ़ाना पड़े, अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़े, बेहिचक कर दो। जिस तरह से एक दिया जलता है, दिया जलाने के लिए तेल डाला जाता है, उसी तरह से इस आजादी को कायम रखने के लिए हमें अपने खून की बलिदान देनी पड़ेगी। लेकिन किसके लिए? बलिदान दो प्रकार के होते हैं। एक आतंकवादी होता है, वो गलत तरीके से बलिदान देता है, और एक सोल्जर होता है, लोगों को बचाने के लिए योगदान देता है। तो आपका बलिदान सकारात्मक होना चाहिए। आपके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, मानवता की भावना होनी चाहिए, जाति धर्म की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारा धर्म मानवता का है। जहां भी आपको समाज में कोई समस्या दिखे, उसे मदद करो। आप एक कदम बढ़ाओ, देखो आपके साथ 10 कदम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सिर्फ शुरुआत करने की बात है, सिर्फ शुरुआत करने की बात है, बाकी तो लक्ष्य आपको खुद ही मिल जाएगा। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स सुनने का, बहुत इंस्पायरिंग था हम लोगों के लिए। कुशाग्र। That is the end of our first interview with more to come. Thank you, sir, for taking time out of your busy schedule to join this podcast and inspire young minds. Your amazing insights on the importance of the protection of the environment are sure to encourage today's youth to give back to society and follow in your footsteps. Thank you once again. धन्यवाद सविता, आप लोग ऐसे कार्यक्रम को जरूर करते रहें।